अनब्रेकेबल। ये कहानी शुरू होती है सन 1961 से फिलाडेल्फिया। इस शहर में एक बच्चे का जन्म होता है और इस बच्चे का नाम होता है एलाइजा प्राइस। जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत ज्यादा रो रहा होता है और जब वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर उसकी मॉम से पूछता है क्या आपने इसे गिराया था। वो कहती नहीं। और जब डॉक्टर उसकी ध्यान से जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इस बच्चे को एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस बीमारी में इंसान की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, वो जरा से गिरने से भी टूट जाती हैं और इसीलिए एलिजा प्राइस का बचपन बिल्कुल भी आम बच्चों की तरह नहीं बीता। वो ज्यादातर हॉस्पिटल में रहता क्योंकि उसकी हड्डियां बार बार टूट जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एलिजा अब 13 साल का हो चुका है और हमेशा उसकी हड्डियां टूटी रहती हैं। इसीलिए वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता। उसकी मॉम उसे समझाती कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन एलिजा बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। वो बोलता है कि स्कूल में सब बच्चे मुझे ग्लास नाम से चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं ग्लास की तरह टूट जाता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम डर के जियोगे तो सारी जिंदगी डरते रहोगे और ये अच्छी बात नहीं है। उसकी मॉम उसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ और उसकी मॉम उसे खिड़की के पास ले जाती है और सामने बेंच पर एक बॉक्स दिखाती है। वो कहती है वो है तुम्हारा तोहफा। वो कहता है उससे कोई बच्चा ले लेगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है फिर तो तुम्हें बाहर जाकर उस तोहफे को लेना चाहिए। और अब वो बाहर जाता है और उस बेंच पे बैठता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक सुपर हीरो की कॉमिक्स होती है और अब वो इन कॉमिक्स को पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो एक कॉमिक्स का डीलर बन जाता है। अब बचपन से इन सुपर हीरोज की कहानी पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक थियरी डेवलप हो जाती है। वो सोचता है कि अगर ईश्वर ने मुझे इतना कमजोर बनाया है तो जरूर इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान होगा जो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी कि बहुत स्ट्रांग होगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम डेविड डन होता है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन वो न्यूयॉर्क सिटी से एक जॉब का इंटरव्यू देकर ट्रेन से घर वापस आ रहा होता है। तभी उस ट्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में लगभग सभी लोग मर जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक डेविड डन और एक दूसरा। लेकिन डेविड डन को इस पूरे एक्सीडेंट में एक खरोच भी नहीं आती और जो दूसरा इंसान बचता है उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और डॉक्टर कहता है कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर डेविड डन को देखकर सब हैरान होते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसे एक खरोच भी नहीं आई और ये न्यूज मीडिया में सभी चैनल्स पर भी आती है। डेविड डन की एक बीवी और एक बच्चा भी होता है और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ फिलाडेल्फिया में रहता है। उसकी बीवी बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो बच गया है, लेकिन डेविड कहीं ना कहीं परेशान है। एक तो उसे वो जॉब नहीं मिली जिसके लिए वो न्यूयॉर्क गया था और दूसरा वो इस बात से हैरान भी होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। अब इस ट्रेन दुर्घटना में 131 पैसेंजर्स की मौत हुई होती है और उन सब की आत्मा की शांति के लिए चर्च में सब प्रेयर करने जाते हैं और वहां पर डेविड भी जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर एक एनवेलप होता है और उस एनवेलप पे एड्रेस होता है एलाइजाज आर्ट गैलरी लिमिटेड एडिशन। और जब वो उस एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है हाउ मेनी डेज ऑफ योर लाइफ हैव यू बीन सिक, यानी कि तुम अपनी जिंदगी में कितने दिन बीमार हुए हो। वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद डेविड वहां से उस जगह जाता है जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और वहां पर वो एक लेडी से पूछता है कि मैंने आज तक बीमारी की कितनी छुट्टियां ली है, लेकिन वो कहती है जो तुम्हें बताएगा वो भी आया नहीं है। और जब अगले दिन वो आदमी आता है तो वो डेविड को बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी $40 और बढ़ा रहा हूँ। अपनी बात रखने का अच्छा तरीका है, तुमने पिछले 5 दिनों में एक भी बीमारी की छुट्टी नहीं ली है। इसके बाद डेविड अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं आखिरी बार बीमार कब हुआ था। उसकी पत्नी कहती है मुझे याद नहीं है। डेविड कहता है कि हम पिछले 3 सालों से इस घर में हैं और पिछले 3 सालों में मुझे याद नहीं कि मैं कभी भी बीमार हुआ था। वो अपनी पत्नी से बोलता है तुम्हें याद है क्या पिछले घर में या डेविड के होने के बाद या उससे पहले मैं कभी बीमार हुआ था। उसकी पत्नी कहती नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डेविड कहता है तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, ना कभी मुझे सर दर्द होता है, ना जुकाम, ना कभी बुखार, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। उसकी पत्नी कहती नहीं, शायद हम बहुत थके हुए हैं इसलिए हमें कुछ याद नहीं आ रहा। दरअसल उसकी पत्नी के पास भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। अब डेविड अगले दिन अपने बेटे के साथ उस आर्ट गैलरी में जाता है जिसका एड्रेस उसे अपनी गाड़ी के शीशे पर मिला था और ये आर्ट गैलरी एलाइजा की होती है। ये वही इंसान होता है जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं।
अब एलाइजा डेविड से पूछता है कि तुम्हें कितने % यकीन है कि तुम कभी भी बीमार नहीं हुए। वो कहता है 75%। एलाइजा बोलता है कि ये है कमी नंबर 1। वो कहता है क्या तुम कभी इंजर्ड नहीं हुए? तभी उसका बेटा बोलता है कि डैड एक बार इंजर्ड हुए थे। एलाइजा पूछता है क्या ये सच है? डेविड बोलता है कि हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद हमेशा के लिए मेरा फुटबॉल खेलना छूट गया। और ये है कमी नंबर 2, और ये एक बहुत बड़ी कमी है। जब मैंने उस ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनी और उसमें सुना कि एक आदमी बच गया जिसको खरोच भी नहीं आई, तो मुझे लगा कि हमारा सुपर हीरो हमें मिल गया है जो इस दुनिया की मदद कर सकता है। लेकिन तुम्हारी कहानी में बहुत सारी कमियां हैं। दरअसल उसे डेविड के अंदर जो चाहिए था उसे पूरी तरह से नहीं मिलता, इसीलिए वो डेविड से डिसअपॉइंट हो जाता है और डेविड भी उसकी कहानी से, उसकी बातों से डिसअपॉइंट है। डेविड को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो कहता है जब मैं हर सुबह उठता हूँ तो उदास रहता हूँ, लेकिन आज जब मैं उठा था तो मेरे अंदर एक उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे सवालों का जवाब किसी के पास होगा। लेकिन तुम्हारे पास भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद डेविड अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वो अपनी एक फाइल निकालता है और उस फाइल में एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें उस कार एक्सीडेंट की न्यूज़ थी जब वो कॉलेज में था, और साथ ही उसने उस ट्रेन एक्सीडेंट की कटिंग भी लगा रखी होती है जो अभी हाल ही में हुआ है। डेविड को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आती है। दरअसल ये दोनों रहते तो एक घर में हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है। डेविड की वाइफ उससे पूछती है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? डेविड कहते हैं कि नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि मैं इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहती हूँ। तुम्हारे ट्रेन एक्सीडेंट में तुम्हारी जान जा सकती थी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो सकती थी। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन डेविड काम पे जाता है और वहां पर उससे मिलने एलाइजा भी आता है। और जब एलाइजा उससे बात कर रहा होता है और डेविड लाइन में सभी लोगों को देख रहा होता है, तभी वो सिक्योरिटी को बोलता है कि सबकी चेकिंग करना शुरू कर दो। और वो एलाइजा को बताता है कि वहां पर जो आदमी खड़ा है मुझे उस पर शक है, उसके पास एक गन है और अगर सच में वो संदिग्ध हुआ तो वो लाइन से निकल जाएगा। और ऐसे ही होता है, वो आदमी लाइन छोड़कर चला जाता है। एलाइजा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? डेविड बोलता है कि शायद उसकी कैमोफ्लेज वाली जैकेट से। एलाइजा उससे पूछता है क्या तुम अक्सर लोगों को पहचान लेते हो? डेविड कहता है कि हाँ शायद। एलाइजा कहता है तुमने अपने स्किल को कभी बढ़ाने की और ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश की? इस बात का डेविड कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारी सीट ऊपर है। दरअसल यहाँ पर एक मैच होने वाला होता है। एलाइजा उससे बोलता है कि कॉमिक्स में अक्सर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है, लेकिन डेविड उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। एलाइजा उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था? वो कहता हाँ, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। और इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है और एलाइजा भी वहां से निकल जाता है। और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में होता है तभी उसे वही आदमी दिखता है जिस पर डेविड को शक था और जो लाइन छोड़कर निकल गया था, जिसने कैमोफ्लेज वाली जैकेट पहनी थी। और अब वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो एक बेसमेंट में जाता है और जब एलाइजा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिरता है। एलाइजा की हड्डियां बहुत कमजोर हैं, जो कि हल्के से झटके से भी टूट जाती हैं और अब वो गिर चुका है, इसीलिए उसे बहुत बुरी तरह चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डेविड जब वर्कआउट करने के लिए जा रहा होता है तो उसका बेटा भी उसके साथ जाता है। और जब डेविड बेंच प्रेस का एक सेट करता है तो वो अपने बेटे से बोलता है कि शायद तुमने वेट ज्यादा लगा दिया। और जब वो वेट देखता है तो वो 250 पाउंड होता है। उसका बेटा बोलता है कि आप कितना कर सकते हैं? डेविड बोलता है कि आज से पहले मैंने इससे भारी वेट कभी नहीं उठाया। इसके बाद डेविड अपने बेटे को बोलता है कि तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और वो उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। इसके बाद डेविड बेंच प्रेस का एक और सेट करता है और उस सेट को कंप्लीट करने के बाद वो अपने बेटे से बोलता है कि तुमने कितना कम किया? वो कहता है मैंने बढ़ा दिया। और जब डेविड देखता है तो वो 270 पाउंड होता है। और इसके बाद वो धीरे धीरे वेट बढ़ाते ही चले जाते हैं और वहां पे सारी प्लेट्स खत्म हो जाती है और लास्ट में वो पेंट के डिब्बे भी उस रॉड के साथ ऐड कर देते हैं ताकि वेट ज्यादा हो। और डेविड उसे भी आराम से लिफ्ट कर लेता है और ये होता है 350 पाउंड। और इसके बाद डेविड का बेटा जोसेफ अपने पिता को सुपर हीरो समझने लगता है और वो ऐसा इसलिए भी सोच रहा होता है क्योंकि जब वो अपने डैड के साथ एलाइजा से मिलने गया था तो एलाइजा सुपर हीरोज की बात करता है और एलाइजा भी शुरू में डेविड को सुपर हीरो समझना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियों के कारण वो डेविड को उस कैटेगरी में यानी कि सुपर हीरोज की कैटेगरी में नहीं रखता। और अब जब डेविड के बेटे ने उसकी पावर को देख लिया तो उसे लगता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन
लेकिन वो ये बात अपने डैड को बताता नहीं है और डेविड को ये सब बातें आम लगती है, जैसे भारी वजन उठाना, ट्रेन एक्सीडेंट में उसका बच जाना। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एलाइजा अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर हो चुके हैं, वो व्हीलचेयर पर है। और डेविड की वाइफ जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो एलाइजा का इलाज करने के लिए जाती है। लेकिन डेविड की वाइफ को ये नहीं पता होता कि डेविड और एलाइजा एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एलाइजा को पता है कि ये डेविड की वाइफ है। वो उसकी वाइफ से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो चुके हैं। वो कहती है 12 साल। एलाइजा बोलता है कि जब मैं नर्वस होता हूं तो मैं कई सवाल पूछता हूं। और वो डेविड की वाइफ से पूछता है कि तुम दोनों मिले कैसे थे। डेविड की वाइफ बताती है कि एक कार एक्सीडेंट के दौरान। वो कहते हैं कि मेरे पति कॉलेज के एक स्टार फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन वो गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा थी। दरअसल अमेरिकन फुटबॉल रग्बी की तरह होती है, जिसमें बॉल को लेकर भागना होता है और इसमें बहुत चोट भी आती है। इसीलिए डेविड की पत्नी को ये गेम पसंद नहीं थी। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद डेविड की फुटबॉल छूट जाती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड का बेटा, जो अब डेविड को सुपर हीरो मानता है, जब डेविड घर जाता है तो उसका बेटा उसी की जो सिक्योरिटी की गन होती है वो उसकी तरफ तान देता है और वो ये दिखाना चाहता है कि आपको यानी कि उसके डैड को गोली का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो सुपर हीरो है। डेविड बोलता है कि ऐसा मत करना, गोली मत चलाना। वो लोडेड है लेकिन वो गोली चलाना चाहता है, लेकिन किसी तरह से डेविड अपने बेटे को मना लेता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद डेविड की वाइफ, उसका बेटा सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं अब एलिजा डेविड से एक बार फिर मिलने आता है और वो डेविड को बताता है कि उस कैमोफ्लेज जैकेट वाले आदमी का मैंने पीछा किया था और जैसा कि तुमने बताया था उसके पास एक गन थी। और वो डेविड से ये भी पूछता है, जो कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुमने कहा कि तुम्हें चोट लगी थी, क्या सच में तुम्हें चोट लगी थी या फिर तुमने फुटबॉल छोड़ने के लिए एक बहाना बनाया था ताकि ऑन्ड्री तुमसे शादी कर ले क्योंकि उसे फुटबॉल से नफरत थी। डेविड बोलता है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, मेरा बेटा मुझे गोली मारने वाला था ये साबित करने के लिए कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं पानी में डूबकर मरने वाला था। दरअसल ये बात डेविड को उसकी एक पुरानी स्कूल टीचर ने बताई होती है। जब वो छोटा था तो वो स्विमिंग पूल में डूबने वाला था जिससे उसकी जान जाने वाली होती है। और वो एलिजा को ये भी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे निमोनिया हुआ था और जो सुपर हीरोज होते हैं वो इस तरह से नहीं मरते। वो एलिजा को बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहता और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। डेविड का परिवार जो लगभग टूट चुका था क्योंकि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अब वो दूरियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और वो दोनों बाहर डिनर के लिए भी जाते हैं। और जब वो डिनर से वापस आते हैं तो डेविड को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में जो सिक्योरिटी की जॉब के लिए गया था वो उसे मिल चुकी है, लेकिन डेविड नहीं जाना चाहता। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। शायद न्यूयॉर्क जाने के बाद हमारे रिश्तों को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वक्त के साथ ये सब ठीक हो जाएंगे। अब डेविड को एलाइजा का एक वॉइस नोट मिलता है। उसमें वो बताता है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। जिस तरह से मेरी हड्डियां कमजोर हैं वो टूटती हैं, तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटती। तुम पर बैक्टीरिया का, वायरस का कोई असर नहीं होता, लेकिन मुझ पर होता है। तुम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन मैं पड़ता हूँ। लेकिन हम दोनों में एक बात कॉमन है, तुम पानी में डूबते हो और मैं भी डूबता हूँ और ये चीज हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। हर कॉमिक्स में हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमी होती है और तुम्हारी कमी है पानी। इसके बाद डेविड को कॉलेज के दिनों का वो कार एक्सीडेंट याद आता है जिसमें उसने सबको कहा था कि मुझे चोट लगी है, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी, उसकी वाइफ को लगी थी। और अब वो फोन करके एलाइजा को ये बताता है कि मुझे चोट नहीं लगी थी, मुझे दरअसल कभी चोट नहीं लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एलाइजा उसे बताता है कि तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जहां पर भीड़ हो, जहां पे ज्यादा लोग हो, और वो ऐसे ही करता है। वो फिलाडेल्फिया के एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर जाकर वो कॉन्शियसली उस पावर को यूज करता है जो उसके अंदर पहले से थी। दरअसल जब वो सिक्योरिटी का काम करता था तो जो लोग संदिग्ध होते थे डेविड को उनके बारे में पता चल जाता था, पर डेविड ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। उसे लगता था कि ये एक इत्तेफाक है और अब अपनी उसी पावर को वो यहाँ पर कॉन्शियसली यूज करना चाहता है और वो ऐसा कर भी पाता है। जो भी इंसान उससे टच होता है उसे उसके क्राइम के, उसके जुर्म के ग्लिम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। वो देखता है कि वहां पर किसी ने रेप, किसी ने डाका, किसी ने किसी को मारा हुआ होता है और तभी उसे एक और आदमी दिखता है और ये आदमी यहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है जिसने एक परिवार को अपने कब्जे में किया होता है। इस परिवार में एक पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां होती हैं और इस आदमी ने उन दोनों बच्चियों के पिता को मार दिया होता है। दरअसल ये आदमी सैडिस्टिक होता है।
सैडिस्टिक उसे कहते हैं जो दूसरों को मारने में, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में इंजॉय यानी कि आनंद प्राप्त करता है। और अब डेविड को पता है कि इसके कब्जे में 2 बच्चियां और उनकी माँ है, इसीलिए अब वो उनको बचाना चाहता है। और इसीलिए डेविड अब उस जगह पर जाता है जहां पर इस आदमी ने उन दोनों बच्चियों को और उनकी मॉम को कैद करके रखा है। डेविड जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उन दोनों लड़कियों के हाथ बांधे हुए हैं और डेविड उन दोनों के हाथ खोल देता है। इसके बाद डेविड अंदर जाता है जहां पर इनकी मॉम है और जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तभी वो आदमी जिसने इस पूरे परिवार को बंदी बनाकर यहाँ पे रखा है वो पीछे से डेविड को बहुत जोर से धक्का मारता है और डेविड ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे स्विमिंग पूल होता है और अब डेविड स्विमिंग पूल के अंदर है और डेविड को तैरना नहीं आता, उसे पानी से डर है, इसीलिए वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो दोनों बच्ची आ जाती है जिन्हें डेविड ने अभी छुड़ाया होता है और वो पानी के अंदर लोहे की बहुत लंबी रॉड डालती है जिसे पकड़कर डेविड बाहर आ जाता है और वो एक बार फिर से अंदर जाता है। वो आदमी वहीं पर खड़ा होता है लेकिन डेविड उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। अब यहाँ पर जो इन 2 बच्चों की मॉम होती है, डेविड जब उसके हाथ खोलता है तो वो देखता है कि वो पहले से मर चुकी होती है। डेविड इसके बाद अपने घर आ जाता है और उसके पत्नी के साथ जो उसके रिश्ते अभी तक खराब थे अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं। अगली सुबह जब डेविड उठता है तो वो देखता है कि न्यूज़पेपर में वही खबर आई होती है जो कल रात को उसने 2 बच्चियों को बचाया था। लेकिन अखबार में जो स्केच बना होता है वो एक ऐसे इंसान का स्केच होता है जिसने एक हुड वाली ड्रेस पहनी होती है। दरअसल वो इसी तरह की ड्रेस पहनकर वहां गया होता है, इसीलिए वो 2 बच्चियां उसकी शक्ल अच्छे से नहीं देख पाती और उसका इसी तरह का स्केच बनवाती है और उसे कोई भी नहीं पहचान पाता कि अखबार में ये जो आदमी है वो डेविड है। लेकिन डेविड अखबार अपने बेटे की ओर खिसकाता है और उसे वो न्यूज़ दिखाता है और इशारे में उसे समझाता है कि ये मैं ही हूँ और ये बात वो उसको मम्मी से कहने के लिए उनसे छुपाने के लिए इशारा करता है। अब डेविड के बेटे को पता है कि उसके डैड सच में एक सुपर हीरो हैं। इसके बाद डेविड एलिजा की एग्जीबिशन में जाता है जहां पर उसने बहुत सारे कॉमिक्स के कैरेक्टर्स लगाए होते हैं और वहां पर वो एलिजा की मॉम से मिलता है। एलिजा की मॉम उसे बताती है कि एलिजा ने अपने बचपन में बहुत मुश्किल वक्त देखा है लेकिन आज मुझे उस पर नाज है क्योंकि वो उस वक्त से निकल आया है। और इसके बाद वो एलिजा से मिलने जाता है। एलिजा के हाथ में वही अखबार होता है जिसमें डेविड की फोटो होती है और वो समझ जाता है कि ये डेविड है। वो डेविड से पूछता है कि आज सुबह जब तुम उठे क्या वो मौजूद थी? डेविड बोलता है क्या? वो कहता है उदासी। दरअसल डेविड ने उसे ये बात पहले बताई होती है जब वो पहली बार मिले थे कि जब भी वो सुबह उठता है तो उसके चेहरे पे उसके मन में एक उदासी होती है। एलिजा बोलता है इस बात पर हाथ मिलाओ और जब डेविड उससे हाथ मिलाता है तो उसे विजन्स आना शुरू हो जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि एलिजा ही वो इंसान है जिसने पहले भी कई जुर्म किए हैं और ट्रेन एक्सीडेंट को भी उसी ने करवाया था और वो ऐसा इसलिए करवा रहा होता है क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाह रहा था जिसके पास सुपर पावर्स हो। और जब डेविड को ये पूरा सच पता चल जाता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। एलिजा बोलता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने हजारों लोगों को मार दिया। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज पता है क्या है? अपने अस्तित्व के बारे में पता ना लगना। और अब तुम मेरे पास हो, जैसे कॉमिक्स में होता है एक विलन और एक हीरो, और मैं इस कहानी का विलन हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। दरअसल एलिजा ने बचपन से इतनी कॉमिक्स पढ़ी होती है कि उसका दिमाग अब उसी तरह सोच रहा होता है और कहीं ना कहीं ये दिमागी रूप से बीमार होता है। इसीलिए ये एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसके साथ ये एक ऐसी कहानी बना सके जिसमें ये खुद विलन और वो हीरो हो। और ये अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। और जब डेविड वहां से जा रहा होता है तो वो उसे कहता है कि मैंने इतने सालों में अपने अस्तित्व को पहचाना जबकि मुझे ये बचपन में ही पहचान लेना चाहिए था जब बच्चे मुझे बुलाते थे मिस्टर क्लास। डेविड वहां से जाने के बाद पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है और जब पुलिस वहां पर आती है तो पुलिस को वहां पर 3 बड़ी वारदातों के सबूत मिलते हैं और इसीलिए वो एलिजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन एलिजा एक मानसिक रोगी है, इसीलिए उसे ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पर मानसिक क्रिमिनलों को रखा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था $75 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $248 मिलियन की। इस फिल्म का सेकंड पार्ट है स्प्लिट जो सन 2016 में रिलीज हुई थी। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी पूरी तरह से देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।